चलिए बात करते हैं AS26 की। बहुत ही अच्छा AS इंटेंजिबल असेट्स। देखिए इस AS से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, बड़े ध्यान से एक चीज सुनिएगा। देखिए वैसे तो हमें इंटेंजिबल असेट्स के बारे में जो बातें पता है, सबसे पहली चीज कि वो इंटेंजिबल होते हैं, मतलब उसे हम टच नहीं कर सकते। लेकिन AS26 की डेफिनेशन में इंटेंजिबल असेट्स के 3 मेन फीचर बताए गए हैं। सबसे पहला मेन फीचर बताया गया है, इट इज एन आइडेंटिफिएबल असेट। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिएबल का मतलब होता है बड़े सिंपल वर्ड्स में जो सेपरेबल हो, उसे आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर सेपरेबल हो, अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब, इसका मतलब आप उसे सेपरेटली लेट आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मतलब उसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ अलग से इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेटेंट डेवलप किया, उस पेटेंट को आप किसी को बेच सकते हैं, उस पेटेंट्स को आप आगे किसी को यूज करने के लिए दे सकते हैं जिस पे आपको रॉयल्टी पेमेंट मिले। तो आइडेंटिफिएबल का बड़ा सिंपल मतलब है कि सेपरेबल है, मतलब यू कैन सेपरेटली सेल इट, रेंट इट, ठीक है, एंड कैन बी आइडेंटिफाई इन अदर वेज ऑल्सो, लाइक लीगल राइट्स। जैसे आप पेटेंट्स को डिस्कवर करते हैं तो उसके लिए आपको लीगल राइट्स मिलते हैं, कॉपी राइट्स का आपको लीगल राइट मिलता है, तो कहीं ना कहीं से आइडेंटिफिएबल है, पता लगता है कि हाँ इससे आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, नॉन मॉनेटरी असेट होते हैं। सर क्या होता है ये नॉन मॉनेटरी असेट? देखिए AS11 में आप 2 चीजें पढ़ेंगे, एक मॉनेटरी एक नॉन मॉनेटरी। थोड़ा सा यहां बता देता हूं। मॉनेटरी असेट का मतलब होता है मनी या ऐसे असेट जो मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनका अल्टीमेटली आपने मनी में ही कन्वर्ट करना है, जैसे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस, ये सारे मॉनेटरी असेट होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये मनी टर्म्स में ही कन्वर्ट होंगे। लेकिन आपके कोई भी फिक्स्ड असेट हो, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, या कोई भी इंटेंजिबल हो, इवन पेटेंट, कॉपीराइट्स, दीज आर नॉन मॉनेटरी असेट। व्हाई? क्योंकि आप इनको विद इंटेंशन टू कन्वर्ट इनटू मनी अपने पास नहीं रखते। आपका मकसद होता है इनसे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेना, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी असेट ये होते हैं। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर आप देखें डेटर्स में क्या होता है, आपके डेटर्स कितने के होंगे वो डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो। अगर आपने 5 लाख का माल बेचा तो वो 5 लाख का डेटर होगा, अगर आपने 10 लाख का माल बेचा तो वो 10 लाख रुपए का डेटर होगा। तो इनकी वैल्यू इस तरीके से डिसाइड नहीं होती, अनलाइक इन केस ऑफ डेटर विच इज अ मॉनेटरी असेट। ये वाली चीज याद नहीं करनी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मेन डेफिनेशन ये याद करनी पड़ेगी। उसमें भी 3 वर्ड जरूर लिख के आने एग्जाम में, आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इंटेंजिबल इन नेचर है। हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाइंग ऑफ गुड्स और एनी अदर पर्पस, जो कि आपने प्रोडक्शन पर्पस से, सप्लाई ऑफ गुड्स या किसी भी मकसद से रखे हुए। ये डेफिनेशन एज इट इज आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले इसको याद करके लिख के प्रैक्टिस कर लो। फीचर्स एक बार के लिए वो आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, बहुत रेयर चांसेस है, और पूछेगा भी तो आप अपनी तरफ से बना के लिख देंगे, चल जाएगा, मेन मेन हेडिंग आपको याद हो जाएगी उसकी। लेकिन ये डेफिनेशन एज इट इज बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। देखो फेस दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मतलब आप समझ सकते हो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। However, some intangible asset may be have physical substance like compact disk containing computer software. अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल असेट है, लेकिन वो डिस्क में आता है, जनरली आपने सीडी में देखा होगा। बट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल सब्सटेंस, जो उस सीडी की कॉस्ट होती है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है एज कंपेयर टू इंटेंजिबल। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें जो फिजिकल सब्सटेंस की वैल्यू ज्यादा है तो फिर उसे AS10 के हिसाब से डील इन किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिलता। समझ में आई बात? श्योर। तो ये आप नोट डाउन करिए, लेकिन इसमें ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, और एग्जाम में 3 पॉइंट्स जो है इस तरीके से हाईलाइट करके आएंगे। ये तीनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो ये था इंटेंजिबल असेट एज पर AS26। चलिए बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल असेट की। कब इंटेंजिबल असेट्स को हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है? देखिए ये 2 लाइंस एज इट इज याद करनी है, क्योंकि आपको जो भी AS26 का आंसर लिखेंगे उसमें ये कोट करनी पड़ेगी। देखिए इंटेंजिबल का क्वेश्चन है तो उसमें इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन, उसका रिकॉग्निशन प्रिंसिपल अगर नहीं लिखा होगा तो आंसर इनकम्प्लीट होगा। तो वट एवर द आंसर यू आर राइटिंग, यू नीड टू मेंशन इट कि व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट एंड व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया।
कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, कि वो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट क्या है, एंड सेकंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटिटी, उस इंटेंजिबल एसेट से कोई ना कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, तभी आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देर आर टू क्राइटेरियाज, द फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ दैट इंटेंजिबल कैन बी रिलायबली मेजर्ड, कि उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ी, वो कैसे निकलेगी भी हम देखेंगे। सेकंड, उस इंटेंजिबल से हमें कोई ना कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा इंटेंजिबल का कि इसकी कॉस्ट क्या लेनी है, कितने पे उसे रिकॉग्नाइज करना है, अमोर्टाइज करना है, आप सबसे पहले उसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे कि इंटेंजिबल क्या है, और सेकंड उसके अंदर आप बताएंगे कि इंटेंजिबल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स व्हेन द कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड एंड फर्म इज इंश्योर्ड दैट इट विल गेट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ पर एएस के आंसर लिखते हुए हमेशा हमें वर्ड यूज करना चाहिए एंटिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, ये सब अवॉइड करना चाहिए। एएस में हमेशा वर्ड क्या यूज होता है, एंटिटी। समझ में आई बात? फटाफट आप पहले रिकॉग्निशन वाली बात जो है वो नोट डाउन करिए फास्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट इन डिफरेंट केसेस, हमें क्या क्या कॉस्ट लेनी है। तो कोई भी केस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। AS 26 ने सारे केसेस को बड़ा अच्छे से इलैबोरेट किया है। सेपरेट एक्विजिशन मतलब आपने उस असेट को पैसे देके एक्वायर किया, तो जो भी आपका परचेज प्राइस है प्लस जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं विच आर नॉट रिफंडेबल, फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्सेस आपने पे किए जो रिफंडेबल नहीं है, या कोई भी आपका लीगल एक्सपेंस आया, ठीक है, या आपको कोई भी ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, तो ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बी एडेड। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ असेट मतलब आपने असेट दिया और उसके बदले में कोई इंटेंजिबल लिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, जो आपने असेट गिव अप किया है उसकी FMV क्या है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द एंटिटी। बाय इशू ऑफ शेयर्स आपने इंटेंजिबल्स लिए, सपोज मैंने अपनी कंपनी के 10% शेयर दे दिए कोई पेटेंट लेने के लिए। देखिए पेटेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और खासकर IT सेक्टर के अंदर। तो सपोज कंपनी ने 10% अपने शेयर दिए और कोई पेटेंट सामने वाली कंपनी का एक्वायर किया, तो FMV ऑफ इंटेंजिबल एक्वायर्ड, जो आपने इंटेंजिबल एक्वायर्ड किया है पेटेंट, उसकी FMV या सिक्योरिटीज विच एवर इज क्लियरली एविडेंट, जो भी क्लियरली एविडेंट है। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर मार्केट में स्टॉक ट्रेड होते हैं, तो वहां पर जो सिक्योरिटीज की वैल्यू होती है वो क्लियरली एविडेंट होती है कि स्टॉक मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। लेकिन अगर वो शेयर लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी का है, तो वहां हम कोशिश करते हैं FMV ऑफ इंटेंजिबल ले, लेकिन इट इज कंप्लीटली अप टू द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट को लगता है क्लियरली एविडेंट है, उसके ऊपर जो है उसकी वैल्यूएशन कर ली जाएगी और ऑडिटर अपने कमेंट करेगा कि हाँ ये क्लियरली एविडेंट था। देखिए AS जो है मैं आपको बता दूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक आपको AS नहीं पता होगा क्या कहता है, आप गलती नहीं निकाल सकते। तो इट इज क्लियर, वट एवर इज क्लियरली एविडेंट है, लोअर हायर कुछ नहीं है, जो मैनेजमेंट को अच्छा लगे। एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू किया है, तो लाइक लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो इन अ रीजन या टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, तो अकाउंटिंग उसकी AS 12 के हिसाब से होगी, मतलब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो नॉमिनल वैल्यू एंड सो ऑन, जो आपने सारा AS 12 में पढ़ लिया है। एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल असेट इन केस ऑफ एमलगमेशन, तो एमलगमेशन में आपका जो परचेज का नेचर होता है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, परचेज नेचर में आप अगर PC ज्यादा दे रहे हैं एज कंपेयर टू नेट एसेट टेकन ओवर, तो एक तो वो गुडविल निकल के आती है, सेकंड हो सकता है सामने वाली के कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ इंटेंजिबल्स हो, लाइक पेटेंट्स हो, कॉपीराइट्स हो, तो नेट एसेट्स में आप वो भी टेक ओवर कर रहे हो। तो वही लिखा है, इन केस ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज द इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ टू टाइप्स कैन बी एक्वायर्ड, गुडविल अदर देन गुडविल ओनली इफ देयर इज एक्टिव मार्केट, अदरवाइज इग्नोर्ड। ये क्या है एक्टिव मार्केट का मतलब, सपोज सामने वाली कंपनी पे कुछ पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, उसका एक्टिव मार्केट है, मतलब उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तभी आप उसे अपनी बुक में रिकॉग्नाइज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो खैर ये इतना रेलिवेंट नहीं है, बट नोट डाउन कर लेना। मेन जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली एग्जाम में। फटाफट इसको जो है आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एमलगमेशन में कंफ्यूज मत होना, मर्जर के केस में भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें गुडविल नहीं होती, इसलिए उसे सेपरेटली यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, ठीक है। फटाफट इसको एक बार सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़े ध्यान से देखिए।
कोई भी इंटेंजिबल जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिसर्च फेज, एक होती है डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज में हम ये पता लगाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहती है क्या वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कार कंपनी के R&D डिपार्टमेंट ने देखा कि हम पानी से चलने वाली कार डेवलप करना चाहते हैं, उस पर रिसर्च हुई, क्या पानी से गाड़ी चलाई जा सकती है, तो इट्स अ रिसर्च। अब सपोज ये तो पता लग गया कि हाँ पानी से गाड़ी चलाई जा सकती है। नाउ द सेकेंड स्टेज कम्स आउट टू बी द डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में क्या होता है कि ठीक है गाड़ी जो है वो पानी से चल सकती है, बट क्या उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन पॉसिबल है, क्या हम उस टेक्निक को आम आदमी के हाथ में दे सकते हैं कि वो कंफर्टेबली उसको बिना कोई ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स के मैनेज कर पाए, हम उसे कमर्शियली प्रोड्यूस कर पाए, मार्केट में बेच पाए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस समय वर्ल्ड वाइड ये जो टेक्निक है कि हम किस तरीके से हाइड्रोजन से गाड़ी चला सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। वो रिसर्च कामयाब हुई कि हाँ हाइड्रोजन से गाड़ी चल सकती है। अब डेवलपमेंट फेज में क्या हो रहा है कि कैसे, जैसे पेट्रोल डीजल तो इजीली आप आज के टाइम पर क्या है कि आप पेट्रोल पंप पे जाओ, पेट्रोल भरवाओ, गाड़ी चलाओ, तो क्या यही चीज़ हाइड्रोजन के केस में पॉसिबल है? इसकी डेवलपमेंट फेज चल रही है कि कमर्शियल वाइबिलिटी इस चीज़ की कितनी है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। रिसर्च फेज जो होती है इज एन एक्टिविटी एम्ड एट इन्वेंटिंग और क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, मेथड और सिस्टम। कुछ इन्वेंट करना, इनोवेट करना, क्रिएट करना, कोई प्रोडक्ट, कोई मेथड या सिस्टम। इसमें जितना भी पैसा आपका खर्च हो रहा है वो एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन डेवलपमेंट फेज क्या होते हैं? इज एन एक्टिविटी दैट कन्वर्ट्स द रिजल्ट ऑफ रिसर्च इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट। क्या हम उसकी कमर्शियल पॉसिबिलिटी देख सकते हैं? क्या वो मार्केट में पॉसिबल है लाना? समझ में आई बात? ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, उसे भी आप एक्सपेंस मान लेंगे, अनलेस दे मीट असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। फॉर ट्रीटिंग इट एज एन असेट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी डिमॉन्स्ट्रेट। अब अगर ये 4 पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो हम डेवलपमेंट फेज पे जितना भी खर्चा हुआ है उसे असेट मान लेंगे, अदरवाइज फिर हम उसे एक्सपेंस मानेंगे। वो चारों चीजें क्या है कि वो टेक्निकली फिजिबल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनकट की कितना उसमें खर्चा आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मार्केट की आप उसे मार्केट में बेच पाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी भी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। पता लगे आपने चीज तो बना दी लेकिन उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई होगी कि कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट देयर विल बी सफिशिएंट फ्यूचर रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ठीक है, तो ITRP इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई हुई है। I इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनकट, T इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, R इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि उससे इतना रेवेन्यू मिलेगा कि कॉस्ट कवर हो जाए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मार्केट। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तभी हम उसको एज एन असेट अपनी बुक में दिखाएंगे, अदरवाइज उसको हम एक्सपेंस दिखा देंगे। सपोज रिसर्च फेज में आपको वो कहता है कि हमारा खर्चा हुआ 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, रिसर्च फेज में जितना भी खर्चा हुआ है, जो भी XYZ खर्चा हुआ है, ऑब्वियसली रिसर्च टू बैंक आपने एंट्री डाली, ठीक है 10 लाख, और उसके बाद जितना भी खर्चा हुआ है वो आप सीधे SOPL में ले जाएंगे, उसमें आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, कितना 10 लाख। लेकिन डेवलपमेंट में आप पहला खर्चा करेंगे डेवलपमेंट टू बैंक 10 लाख, लेकिन अब वो डेवलपमेंट जो है उसको आप SOPL में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे वो डिपेंड करेगा ये 4 कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर आप उस डेवलपमेंट को SOPL में नहीं लेके जाएंगे, उसको सीधे बैलेंस शीट में एज असेट दिखा देंगे। ठीक है, अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर आप उसे SOPL में लेके जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन आता है तो रिसर्च फेज तो बड़ा सिंपल है, डेवलपमेंट में चारों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए मिनिमम कंटेंट है AS का, इससे भी अगर कंसाइज करेंगे तो फिर आप अपने लिए तकलीफ पैदा करेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कंटेंट मिनिमम आपको जो है वो याद होना चाहिए। समझ में आई बात? इसमें भी बहुत R&D लगती है। थैंक यू। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट, जो भी आपने इंटेंजिबल असेट बनाया है उसकी क्या कॉस्ट आपको बुक्स में दिखानी है।
तो एक तो डेवलपमेंट फेज के जितने भी खर्चे हैं, अगर वो 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है वो, उसके अलावा जितने भी डायरेक्टेबल एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं लाइक मटेरियल कंज्यूम्ड, सैलरी। देखिए आप इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेवलपमेंट फेज में अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप उसको क्या दिखाते हैं, असेट दिखाते हैं, यस और नो। अदरवाइज आप P&L में ले जाते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन से खर्चे डेवलपमेंट फेज में है? अरे भाई जो R&D टीम है उसकी स्टाफ की सैलरी, जो भी वो मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं वो सब, यस और नो। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू मटेरियल कंज्यूम्ड, सैलरी, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लेकिन क्या नहीं लेना? कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर द असेट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। मतलब ये क्राइटेरिया मीट होने से पहले के जितने भी एक्सपेंस है वो नहीं लेने। क्यों? क्योंकि वो क्या दिखाए जाते हैं, एक्सपेंस। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो सिंपल सी बात, जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है एक्सक्लूडिंग स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एंड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को छोड़कर जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं वो आपको लेने हैं। या वो जो इंटेंजिबल आपने डेवलप किया है उससे जो भी आपको कैश इनफ्लोज फ्यूचर में मिलेंगे उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। सेम जो आपने कैपिटल बजटिंग में मेरे साथ सीखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, और जो भी दोनों में से लोअर होगा उस पर आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। एग्जाम में क्या लिख के आना है? एग्जाम में लिख के आएंगे ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो विच एवर इज लोअर। समझ में आई बात? ये वाली बात सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, ठीक है? जो यहाँ पर ये वाली बात लिखी है इसको आपको एग्जाम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में ये जो नीचे अंडरलाइन किया है मैंने पार्ट, इतना पार्ट आप जो है मेंशन करके आएंगे कि जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग नहीं लेना, सेलिंग एडमिन नहीं लेना, बट ये 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या जो भी उससे आपको फ्यूचर कैश फ्लो मिल सकते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर आप उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक इंटेंजिबल है, उसको डेवलप करने की हमारी कॉस्ट आई 12,90,000। उससे फ्यूचर कैश फ्लोज हमें मिलेंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख। एज्यूमिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, फाइंड वैल्यू एट विच असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ध्यान से देखिए, तो जो भी कैश फ्लोज हैं इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, ईयर, पीवी फैक्टर, इनफ्लो, ये सब आपको आता ही है प्रेजेंट वैल्यू। फिर ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 12,50,500। एएस क्या कहता है? यू हैव टू रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट क्या है 1290, यहाँ 12,50,500, जो भी लोअर है तो हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे 12,50,500 में, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली कि कॉस्ट तो आपकी 12,90,000 आई है, अब आप उसे बुक्स में एज एन असेट दिखाएंगे 12,50,500 का, यस और नो? तो बड़े ध्यान से देखिएगा एंट्री किस तरीके से हो। एंट्री देखते हैं इसकी, ये थोड़ा सा अमाउंट याद रखिएगा आप। देखिए सबसे पहले आपका खर्चा हुआ तो डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। खर्चा तो आपका पूरा जो कॉस्ट हुई है उतना हुआ है 12,90,000 का, ठीक है? लेकिन अब आपने जब असेट एज ए दिखाना है उसे, तो आप कितने का दिखा सकते हैं? 12,50,500 का। तो आप क्या करेंगे? इंटेंजिबल असेट जो आप दिखाएंगे वो दिखाएंगे 12,50,500 का, यस और नो? और बाकी जो आपका अमाउंट बच गया 39,500 वो आपका चला जाएगा कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आई बात? 39,500, क्योंकि आपका जो खर्चा हुआ है वो तो 1290 हुआ है, 1290 माइनस 1250,500, इतना आपने असेट दिखा दिया और बाकी एसओपी। हाँ, अगर आप उसे 1290 का ही दिखा रहे होते तो फिर इंटेंजिबल टू डेवलपमेंट एक्सपेंस पूरा 1290 का हो जाता, फिर ये एंट्री नहीं होती।
नोट कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया कि एंट्री कैसे होगी। ठीक है, आप इसे रिकॉग्नाइज इतने का करेंगे, बट व्हाट अबाउट द बैलेंस लेफ्ट, क्योंकि वो तो हमारी कॉस्ट है जो हमारी इनकर हुई है, तो जो भी डिफरेंस है वो एसओपीएल से चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात? श्योर, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पे जनरली जो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ड्राफ्ट करके पूछ लिया जाता है। आपको असाइनमेंट तो मैं दूंगा ही, इसे आप फटाफट नोट करिए फास्ट।